हाँ भाई। नमस्कार, सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। तो प्यारे बच्चों, फिजिक्स की जो क्लास है, कुछ कारणवश ये मान लो कि ये इस हफ्ते में भी लगातार क्लास नहीं हो पाई। 2-3 क्लास ही आपकी हो पाई हैं इसके अंदर, तो रेगुलर नहीं हो पाई क्लास आपकी। तो प्यारे बच्चों, अभी जो क्लास आपकी है ये 5 बजे तो होगी होगी। उसके साथ साथ ये जो क्लास आपकी है रात को 8 बजे भी होगी। तो जो बच्चे रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं वो देखते रहो, उनको क्लास मिलती रहेगी। जिनको लाइव लेना है तो दोनों टाइम पे लाइव ले सकते हैं, 5 बजे ले सकते हैं। और ये क्लास का टाइम दोनों टाइम कब तक रहेगा ये देख लेते हैं। जब तक आपका सिलेबस जो है आप पकड़ में नहीं आ जाएगा तब तक जो है अपना यही प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, चलो भाई। तो प्यारे बच्चों, लास्ट लेक्चर जो था उसमें हमने क्या पढ़ा था, मैं आपको बता दूं। हम पढ़ रहे थे, डी ब्रोगली पढ़ रहे थे। ठीक है, और डी ब्रोगली के अंदर भी हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। एक नहीं कहूँगा, मैं दो कहूँगा। एक तो आपका गैसीय कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य पढ़ ली थी आपने। ठीक है, और उसके अलावा मैं बात करता हूँ अपना जो नॉन चार्जेबल, या फिर आप कह सकते हो अनावेशित जो कण हैं उनके लिए, नॉन चार्ज पार्टिकल जो हैं उनके लिए भी आपने वेवलेंथ का जो मान है वो निकाल लिया था। ठीक है, अब आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे भैया, आज के लेक्चर में चार्ज पार्टिकल के लिए वेवलेंथ निकालेंगे। ठीक है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा पोर्शन है, लेकिन थोड़ा सा क्या है भैया, समझना पड़ेगा देखो कॉन्सेप्ट के साथ। चलो भाई, चले आगे, सुनो ध्यान से। अब बढ़िया तरीके से हेडिंग डालो, आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। आवेशित कणों के लिए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल। डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर चार्ज पार्टिकल। ठीक है, डी ब्रोगली की वेवलेंथ है चार्ज पार्टिकल के लिए। अब ये क्या सिचुएशन, मतलब इसका क्या कंडीशन है, इसकी क्या सिचुएशन है भाई, देखो थोड़ा ध्यान समझेंगे मजा आएगा शानदार तरीके से को। प्यारे बच्चों, चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, आवेशित कण जो होते हैं, उनके लिए गतिज ऊर्जा, उनके लिए गतिज ऊर्जा, मैं बात करता हूं काइनेटिक एनर्जी की, वो होती है E इज इक्वल टू क्यू वी। और क्यू हमारे पास में क्या है यहाँ पे, चार्ज। ठीक है, चार्ज को शो कर रहा है। अब साफ सी बात है कि यार क्यू चार्ज को शो करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल के काम कर रहे हैं, आवेशित कण को लिए काम कर रहे हैं। तो आवेशित कणों में तो आवेशित कणों को ही लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों, आपने एक छोटा सा एक फॉर्मूला निकाला था। आपने ध्यान दिया हो तो दो केस पढ़े थे अपन ने। एक केस पढ़ा था हमने रिलेटिव मोशन के लिए, आपेक्षिक गति, और एक अनापेक्षिक गति, दोनों के लिए पढ़ा था। जिसमें एक में पार्टिकल का जो वेग है लगभग प्रकाश के वेग के बराबर था, और दूसरे में प्रकाश के वेग से बहुत कम था। ठीक है, तो जो नॉन रिलेटिविस्टिक मोशन है उनमें क्या होता है, पार्टिकल का वेग बहुत ही कम होता है, पार्टिकल की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है, किससे, प्रकाश के वेग से, लाइट वेलोसिटी से। तो अब उन्हीं के लिए बात कर रहे हैं। तो इनके लिए देखो लेमडा का जो मान है वो कितना निकला था, एच अपॉन में √2 me। अब याद होगा तभी बोल पाओगे, नहीं तो कैसे बोल पाओगे। तो प्यारे बच्चों, लेमडा बराबर एच अपॉन में √2 me हमारे पास आ गया। अब आपने क्या कहा कि एनर्जी ई का मान कितना हमारे पास में है, क्यू वी है। ठीक है, तो मान फटाफट से यहाँ पे पुट कर दोगे तो क्या चल जाएगा बताओ आपका, कुछ नहीं जाएगा यहाँ पे। तो लेमडा बराबर हमारे पास कितना आ गया, देखो एच अपॉन में आ गया √2। ठीक है, एम और क्यू और वी।
ये वाली बात हो गई। जहाँ पर एच एम क्यू वी सब आप जानते हो। एच हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है, एम मास हो गया पार्टिकल का, क्यू हमारे पास चार्ज हो गया, वी हमारे पास क्या है, अब ध्यान सुनना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे, 100 में से 99% बच्चे क्या कहेंगे, गुरुजी यहाँ पे वी हमारे पास क्या है, वेग है, वेलोसिटी है। जबकि आपको पता है कि E बराबर क्यू वी, अगर हमारे पास फॉर्मूला निकल के आएगा तो इस फॉर्मूले के अंदर अब बात करते हैं, वी बराबर ई बराबर क्यू वी है, तो क्यू हमारे पास में यहाँ पर वेग नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, ये है वोल्टेज। वोल्टेज क्या है, ये हमारे पास वोल्टेज है, इसका ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्पेशली लिख लेना वी के लिए, बाकी एच एम क्यू ये क्या है, ये तो सब कुछ आपको पता है। इसके बारे में तो मुझे बताने की शायद मेरे हिसाब से रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो प्यारे बच्चों, लैम्डा बराबर एच अपॉन 2 m क्यू वी हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया चार्ज पार्टिकल के लिए। अब मैं प्रोटॉन की बात कर लूंगा, इलेक्ट्रॉन की बात कर लूंगा, पॉजिट्रॉन हो गया, ये सारे जितने भी आपके पार्टिकल्स हैं, एंटी पार्टिकल्स हैं, सबके लिए हम क्या कर सकते हैं, लैम्डा वेवलेंथ का मान निकाल सकते हैं। चलो, तो ये काम करते हैं अपन। सबसे पहली हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट डालते हैं छोटा सा, इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन के लिए देखो सारी बातें जो है ना आपको लिखनी पड़ेगी। हाँ भाई, तो यहाँ पे मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ भैया, उससे क्या है कि थोड़ा सा आपको और डार्क दिखेगा, सही है ना, थोड़ा सा। अब मेरी बात सुनो, इलेक्ट्रॉन के लिए काम कर रहे हैं हम। अब देखो मेरी बात सुनो, दो चीजें हैं। एक तो क्या है कि आपको जो भी पार्टिकल है ना उसके लिए, इलेक्ट्रॉन के हो गया, प्रोटॉन के लिए हो गया, उनका सभी का मास, ठीक है, उन पर चार्ज क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। हालांकि जनरली अपन ने ये चीजें 8th क्लास में पढ़ ली हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से किसी बच्चे को याद होगी, लेकिन मैं मानता हूं आपको याद है। सपोज करो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के लिए इसका जो मास होगा वो कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। यह आपको याद होना चाहिए। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ क्यू ई की बात करता हूँ, मैं अगर आवेश की बात करूँ, चार्ज की बात करूँ, तो 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कुलाम हमारे पास होगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ एच प्लांक कांस्टेंट की, तो 6.62 10 टू द पावर माइनस का 35 जूल मिल जूल इनटू सेकेंड। ठीक है, तो याद रखना भैया 34 आएगा, यहाँ पे कई बार बच्चे गलती कर देते हैं 35 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। अब बताओ वेट किसका कर रहे हो, लैम्डा ई में फटाफट मान रख दो। देखो आपके पास लैम्डा बराबर एच अपॉन √2 m क्यू वी हमारे पास में है, तो वी क्या है, वेलोसिटी नहीं है, हमारा वोल्टेज है, इसका ध्यान रखना थोड़ा सा। तो लैम्डा ई हमारे पास में है, मान रख दो फटाफट। क्या क्या मान है, देखो 6.62 10 टू द पावर माइनस का 34 है, अपॉन में लिखता हूँ अंडर रूट में 2m का मान कितना है भैया, ये रहा 9.1 10 टू द पावर माइनस का 31 kg। मल्टीप्लाई करेंगे अपन q से, q कितना है हमारे पास 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19। फिर अपन यहाँ पे v वोल्टेज है, ये तो है ही पता ही नहीं अपन को, ठीक है, ये इसके बारे में कोई नॉलेज हमें नहीं है। तो प्यारे बच्चों, वी वोल्टेज जो है ना ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा अगर पूछेगा तो। ठीक है, ये जो चीज़ है ना ये आपसे अगर पूछी जाएगी तो बता देगा आपको क्वेश्चन के अंदर, भाई वोल्टेज का मान 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 50 वोल्ट है, कुछ ही बता देगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा मैं और नीचे करता हूँ, फिर बाद में इसको ऊपर करके आपको लिखवा दूंगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
लैम्डा ई को जब आप सोल्व करोगे ना तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा अंडर रूट में 150 अपॉन में वी एंगस्ट्रॉम। ठीक। और उसके बाद थोड़ा और सोल्व कर लोगे। अब जब आप अंडर रूट को सोल्व करोगे ना यहाँ पे, तो ये अंडर रूट को सोल्व करने के बाद याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब आपने 12th क्लास में फॉर्मूला रटा था और आपके गुरुजी ने ये कहा था कि बच्चों ये फॉर्मूला याद कर लेना, 3 नंबर में या 2 नंबर में सवाल आएगा कि भैया इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ का मान निकालो। 2 नंबर में आता है। अब जो लिखने वाला हूं वैल्यू उसको आप जानते हो, क्या वैल्यू आएगी देखो, 12.27 याद करो अपॉन में अंडर रूट वी एंगस्ट्रम। ये वैल्यू आपको याद है कि नहीं है? भाई जिसने पढ़ा होगा ना तो उसको तो याद होगा, अब जिसने नहीं पढ़ा बिल्कुल भी तो उसको तो याद नहीं होगा। मैं जहाँ तक उम्मीद कर सकता हूँ 12th क्लास में आपने पढ़ा है, ये 12th क्लास में आपने डेफिनेटली पढ़ा है। तो फटाफट सारे बच्चे इसको उतारेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ भैया। ठीक है, ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ, यहाँ देखो हेडिंग तो आपने डाल ली थी। अब हेडिंग डाल ली है तो नहीं डाली तो डाल लो और फटाफट लिखो, फिर मैं आगे चलता हूँ। देखो यहाँ पर मेरे पास 2-3 बच्चों की शिकायत आई है कि सर थोड़ा स्लो पढ़ा रहे हो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, पिछले साल मैंने पढ़ाया था तो मैंने केवल आपको बस समझाया था, नोट्स मैंने नहीं बनवाए थे साथ के साथ। अब साफ सी बात है बच्चे कह रहे सर नोट्स भी बनवाओ साथ के साथ, तो दोनों काम मैं सही तरीके से करूं ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं नोट्स बनवा रहा हूँ सही प्रॉपर तरीके से। बढ़िया रेगुलर क्लास लोगे, मज़ा भी आएगा और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और कई बच्चे कह रहे हैं गुरुजी मज़ा नहीं आ रहा। अब एक बात बताओ, अब ये जो आपका डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को मैंने जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल बताने की कोशिश करी। अब इसमें मजा कैसे आ सकता है ये मुझे पता नहीं, लेकिन जो स्टेटमेंट है, जो थ्योरम है आपकी, है जो आपका डेरिवेशन है, वो मैंने आपको कंप्लीट एक एक स्टेप है वो ध्यान से समझा दिया। बाकी मजे वाली बात तो फिर जो नहीं आ रही है उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। ठीक है, तो मस्त आराम से डाल ली होगी। अब आप आराम से लिख लो, लिखते डन कमेंट कर देना। ये अपने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल लिया, उसी प्रकार अपन प्रोटॉन के निकालेंगे, न्यूट्रॉन सबके लिए निकाल लेंगे। ठीक है। हाँ भाई, जैसे भी लिख लो, फटाफट कमेंट कर देना, फिर मैं आगे चलूँ।
एक रुपये नहीं। चलो भाई, चले। अब आगे चलते हैं। देखो, आराम से लिख लिया होगा एक एक चीज। अब प्रोटॉन की बात करें तो वो भी आप खुद लिख सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। प्रोटॉन के लिए आपको पता होना चाहिए लेकिन। ठीक है, मैं पेज को चेंज कर लेता हूँ। हाँ भाई साहब, तो सुनो ध्यान से, अब फटाफट देखो, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, कुछ भी नहीं लगना चाहिए। देखो ये हमारे पास में मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 और 10⁻⁻27 kg, पता है आपको। और यहाँ पे आवेश की बात करो तो प्रोटॉन में क्या होता है, प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव में होता है, साफ सी बात है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.6 से 10⁻+ का 19 कूलाम। उसके बाद बात करता हूँ मैं एच की, तो 6.62 10⁻⁻30 जूल मल्टीप्लाई सेकेंड। लैम्डा पी आप निकालोगे, पूरा मान रख दो फटाफट से, और अपॉन में क्या करेंगे, देखो √2 मल्टीप्लाई 1.6367 माइनस का 27 मल्टीप्लाई 1.6। ठीक है, अब कंप्लीट को जब आप सोल्व करोगे ना, तो ये वैल्यू भी आपको याद होगी, क्योंकि ये भी आपने 12th क्लास में याद करी थी। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वैल्यू भी आपने 12th क्लास में याद करी थी। और ये वैल्यू ये हमारे पास में लैम्डा पी इक्वल टू 0.286 अपॉन में क्या है, √में v। अब मैं आपको बताऊं ईमानदारी से, सवाल आता कैसे है। सवाल ऐसा आएगा कि भैया ये हमारे पास में एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन में वोल्टेज का जो मान है, या फिर इतने वोल्ट से उसको फेंका गया है, या फिर गति कर रहा है, कुछ भी मान लो आप, तो उसका वी का मान दे रखा होगा आपको। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट वी का मान रख के आप आंसर लेमडा पी का निकाल सकते हो। लेमडा पी नहीं बोलेगा तो आपसे मान लो कुछ और बोल दे, फ्रीक्वेंसी की बात कर दे आपसे, तो लेमडा का मान निकाल के फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर देना, है कि नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी भी निकल सकती है। तो बस एक 1.5 नंबर में 2 नंबर में ऐसे सवाल पूछ जाते हैं, फटाफट उतार लो।
हाँ भाई, उतार लिया होगा भैया, इतना भी टाइम मत लगाओ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं अल्फा पार्टिकल के लिए तो आपके दिमाग में छा गया सन्नाटा कि गुरुजी अल्फा पार्टिकल क्या होता है कि नहीं है। 100 में से 90% बच्चों को पता नहीं है अल्फा पार्टिकल किससे मिलकर बना होता है या फिर क्या होता है। 10% को तो पता है, ऐसी बात नहीं है। अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम का नाभिक, लेकिन वहां पर क्या है, हीलियम के एक से ज्यादा मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब दो होते हैं। तो उसका भी कर देते हैं बराबर, देखो। अरे टाइम इसलिए लग रहा है, मैं थोड़ा चाय पी रहा हूँ साथ साथ, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि भाई बीच बीच में माइक कैसे ऑफ हो जाता है। तो चाय पी लेता हूँ बीच बीच में मैं, है कि नहीं है। शाम का टाइम है, बारिश आ रही है वैसे भी, तो चाय तो बनती है। अब सुनो, देखो अल्फा पार्टिकल है, अगली हेडिंग डाल लो अल्फा कण के लिए, अल्फा पार्टिकल के लिए। आपको पता है अल्फा पार्टिकल जो है वो क्या होता है, 2He4। अरे गुरुजी ये तो हमको आता था, 2He4 का नाम तो सुना हुआ है हमने। तो बस वही है ये। इसमें क्या होगा, देखो मेरे बात सुनो। 2He4 में आपको थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी। रिसर्च कैसे करनी पड़ेगी, ध्यान सुनना। रिसर्च इन द सेंस, आपको यहाँ पर क्यू क्या है, मतलब यहाँ पर आवेश कितना है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, यहाँ पर न्यूट्रॉन कितना है, ये सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखो आवेश की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या है, 2He4। तो यहाँ पे आपको आवेश मिलेंगे 2। अब आपको पता है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, तो कितने होंगे, दो के दो प्रोटॉन हो जाएंगे। और अगर न्यूट्रॉन की बात करूं, तो देखो क्या होता है हमारे पास, देखो 2He4 अगर हमारे पास कोई परमाणु है, तो इस परमाणु के अंदर अगर आपने सुना हो तो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनता है एक। और अगर उसका कंपेयर मैं करवाता हूं इससे, तो आप देख सकते हो जेड बराबर कितना है हमारे पास में 2, और ए का मान कितना है 4 हमारे पास। तो यहाँ पे एन का मान कैसे निकलेगा, देखो एन बराबर कैसे निकलेगा, 4 माइनस का जो प्रोटॉन की वैल्यू है उसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 2। तो न्यूट्रॉन भी हमारे पास कितना आ गया, 2। अरे भैया प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन निकालना जानते हो या नहीं जानते, या फिर अभी भी बच्चे ही हो, जानते हो ना। चलो भैया, ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे निकालना है सब कुछ पता चल गया आपको। न्यूट्रॉन भी आपके पास में यहाँ पे 2 है। अब आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल के लिए मैंने ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये क्यों निकाले हैं, क्योंकि अपन को निकालना है मास, उसका द्रव्यमान। और द्रव्यमान आपको पता है कि कैसे निकलेगा। भाई देखो एक बात बताऊं, सिंपल सी बात है, ये मेरे पास एक नाभिक है, नाभिक नहीं है एक परमाणु है, परमाणु के अंदर है नाभिक। और आपको पता है कि किसी भी परमाणु में जो मास काउंट किया जाता है ना, जो नाभिक में उपस्थित जो एलिमेंट है उनका काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो यहाँ पे टोटल जो मास होगा ना वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का, सॉरी न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का, मतलब 2 mp प्लस में 2 mn, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। और ये 2 क्यों लगाया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि मैंने निकाल लिया एन का मान, पी का मान, क्यू का मान। अब बताओ समझदार हूं कि नहीं, बिल्कुल। चलो, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, एम अल्फा की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे हमारे पास में लगभग, देखो यहाँ पे एक कंडीशन मान ली हमने। हमने क्या कंडीशन मानी है, कि लगभग इनका जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन का लगभग बराबर है, ऐसा मान लिया। तो यहाँ पे लिख दो 4 मास ऑफ प्रोटॉन, मतलब यहाँ पे आप बगल में लिख भी दो कि एक कंडीशन मानी है जिसमें हमने माना कि बराबर मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन आपस में बराबर है, ऐसा मान लिया हमने। तो जैसे आप लैम्डा यहाँ पे अल्फा का मान निकालोगे, तो सब कुछ 6.62 10⁻⁻34 अपॉन की बात करूँ, तो अंडर रूट में देखो 8 मल्टीप्लाई 1.6 माइनस का 27 मल्टीप्लाई में 4, और मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है
1.6 10 टू द पावर माइनस का नहीं प्लस का 19। जब आप यहाँ पे लैम्डा को सोल्व करोगे तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू आएगा आपके पास 0.101 अपॉन में अंडर रूट का v। एग्जाम में 1 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है कि प्रूफ करो कि लैम्डा अल्फा बराबर 0.101 अपॉन वन रूट वी एंगस्ट्रॉम होता है। फिजिक्स का कोई अता पता नहीं है, जो बड़े डेरिवेशन होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, लेकिन जो एक एक नंबर के सवाल होते हैं ना उनके लिए आपको भरपूर मेहनत करनी पड़ती है। ये बात तो आपने 12th क्लास में जो टीचर होंगे उनसे भी सुन ली होगी कि भैया जी जान लगानी पड़ती है छोटे सवालों के लिए, और वो तो हकीकत भी है। तो बताओ फटाफट, समझ में आ गया आपको? तो यहाँ तक तो आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा तो उतार लो, बाकी अभी अल्फा पार्टिकल के लिए भी पूरी रामायण को फटाफट से उतार लो। और यहाँ पे लाइव कौन कौन देख रहा है एक बार कमेंट करो भाई फटाफट से, जो लाइव देख रहा है कमेंट करो। हाँ भाई, तो शिवानी मीणा क्लास ले रही है आज? चलो भाई, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, क्लास ले रहे हो आप रेगुलर। अच्छा है, ये देखो वो कंडीशन हो गई कि मैंने क्लास ली नहीं थी काफी दिनों से, लगातार हो नहीं रही क्लास। अब ये वो बच्चे हैं कि गुरुजी हम आखिरकार आपको पकड़ ही लिया हमने, तो चलो अब लाइव क्लास ले ही लेते हैं साथ के साथ। ठीक है, तो क्वालिटी तो अच्छी आ रही होगी आपको क्लास के अंदर, क्वालिटी अच्छी आ रही होगी ना क्लास के अंदर, ऑडियो वीडियो में कोई समस्या आपको होगी नहीं। ठीक है, बाकी मैं अब आगे चलता हूँ। चलो आगे चलें। हाँ भाई, अब मेरी बात को ध्यान सुनना।
अगले 5 मिनट अगर ध्यान सुनोगे तो मजा आएगा। देखो सुनो प्यारे बच्चों, आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, डेविसन। डेविसन और उन्हीं के मित्र थे जर्मर। डेविसन और जर्मर दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया था। अब क्या करके दिखाया था वो ध्यान से सुनना। डेविसन जर्मर दो साइंटिस्ट थे। आप लिख भी लो भैया, डेविसन व जर्मर दो साइंटिस्ट थे। ठीक है भैया। अब दो साइंटिस्ट थे तो देखो दोस्त थे, अब दोस्त में तो देखो भाईचारा रहता ही है। इन्होंने क्या किया, अब दोनों रह गए भैया साइंटिस्ट। इन्होंने दिमाग लगाया और इन्होंने क्या किया था। देखो आपको पता है जो आपका डी ब्रोगली था, मुझे लगता नहीं है कि लगभग जो बच्चे हैं ना उनको अभी भी डी ब्रोगली क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में शायद ही किसी को कंफर्म पता होगा अभी भी। लेकिन मैं रिवाइज करवाने की कोशिश करता हूं। बस देखो आपका जो डी ब्रोगली है ना, उसने क्या कहा था, उसने ये कहा था कि कोई भी कण है ना, कण जैसे ये आपका पार्टिकल है, तो ये कण दो तरीके से काम करेगा। एक तो कण है तो ये पार्टिकल कण तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये कण आपका तरंग की फॉर्म में भी काम कर सकता है, वेव की फॉर्म में भी काम कर सकता है। तो इसको थोड़ा बहुत डी ब्रोगली ने बता दिया कि भैया पार्टिकल की साइज थोड़ी छोटी होगी तो वेव की फॉर्म में आ जाएगा, और बड़ी होगी तो कण की फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट, प्रयोग, उसके द्वारा इसने नहीं समझाया। और सिंपल इसने जो फॉर्मूला दिया था ना, लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, जो रामायण अपन पीछे करके आए हैं अभी, हर एक पार्टिकल के लिए हमने लैम्डा का मान निकाला। तो इसने क्या कर दिया देखो, कैलकुलेशन के माध्यम से तो सब कुछ कर दिया इसने। लैम्डा बराबर एच अपॉन पी, किसी भी पार्टिकल के लिए सभी तरंग दैर्घ्य सब निकाल दिया। लेकिन इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इससे नहीं हो पाया। फिर दो साइंटिस्ट थे भैया, डेविसन जर्मर, दोनों का दिमाग खराब। उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या करा, ध्यान सुनना। उन्होंने एक पार्टिकल लिया, कण, और जो पार्टिकल था आपका, वो पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन था वो। और इस इलेक्ट्रॉन की द्वैत प्रकृति या फिर ड्वेल नेचर को इन्होंने प्रूफ कर दिया। अब ये कैसे किया सुनो, देखो ध्यान सुनने की आदत बना लो भैया, क्योंकि मैं फिजिक्स जो है ना उसको इस प्रकार पढ़ाने की कोशिश करता हूं ताकि मतलब एक एज ए स्टोरी, मतलब एक कहानी की तरह आपको लगे। मैं कोशिश करता हूं ऐसा, अब आपको कैसा लगता है मुझे पता नहीं। अब बिल्कुल तरीके सुनना। इन्होंने एक पार्टिकल लिया, इलेक्ट्रॉन। अब देखना इनका एक्सपेरिमेंट कैसा था। थ्योरी जो है ना, थ्योरी में कह रहा हूं, बच्चे कह रहे हैं गुरुजी थ्योरी कैसे लिखेंगे, अपने आप थ्योरी बन जाएगी। कॉन्सेप्ट एक बार लिख दोगे ना, थ्योरी ऑटोमेटिक। देखो पहले नंबर पे आता है डायग्राम। कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा, जब मैं छोटी क्लासों में था ना, अधिकतर टीचर, लगभग सारे टीचर की बात कर रहा हूं मैं, टीचर क्या करते थे, डायग्राम बाद में बनवाते थे और थ्योरी पहले लिखवाते थे। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि यार तुम पहले एक्सपेरिमेंट को बताओ तो सही ना, एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है। अब अगर बच्चों को पता चल जाएगा पहले कि भाई एक्सपेरिमेंट क्या है, तो थ्योरी लिखने में मजा आएगा। अब बच्चों को थ्योरी लिखवा रहे हैं पहले, अब वो थ्योरी बच्चों को समझ आ नहीं रही है कि नहीं है। तो इसलिए पहले डायग्राम को समझते हैं अपन। आओ भाई चलो। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा मैं इसको और ऊपर कर देता हूं ताकि डायग्राम जो है प्रॉपर पूरा बन सके। देखो सुनो मेरी बात, ये इस प्रकार का एक डायग्राम बनेगा। देखो ये हमारे पास, ये यहां पर क्या है, एक एक रोड है, रोड। ठीक है, छड़ दिख रही है आपको ना, जिसमें मतलब ऐसे कुंडली दिख रही है ना आपको, सर्किल सर्किल से दिख रहे हैं। एक तरीके से स्प्रिंग है आपकी, स्प्रिंग है ना। इस स्प्रिंग को जब गर्म किया गया, मान लो पीछे की साइड में क्या जुड़े हुए हैं आपसे, बैटरी जुड़ी हुई है एक। इस बैटरी को जब लगाया गया और वोल्टेज का मान बढ़ाया गया, तो यहां से क्या है, इस रोड से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, इमिट हुआ।
इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इमिट होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट होगा तो आगे की तरफ चलेगा। अब बीच में क्या लगा रखा है यहाँ पे, ये देखो बीच में कुछ और भी लगा रखा है, और ये क्यों लगा रखा है अभी बताता हूँ आपको मैं। ये बीच में एक तो लगा रखी है S1 और S2 स्लिट लगा रखी है। क्या लगा रखी है, स्लिट। इनका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल एकदम सीधा जाए जहां पर ये जाना चाहता है। भैया तो टकरा गया दीवार पे यहीं पे, तो ये इमेजिन कर लेना कि नीचे होके जा रहा है इसमें, है ना, मतलब ये नीचे होके जाएगा, टकराएगा नहीं इससे। तो एकदम सीधा निकल जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं इधर उधर ना भटके, इसलिए ये क्या लगाई है आपने, S1 S2 स्लिट लगाई है। अब आगे क्या करा मैंने, आगे मैंने यहाँ पे लगाया है निकल क्रिस्टल का एक, मतलब बॉक्स या दीवार कुछ भी कह लो आप, कि मैंने यहाँ पे एक निकल क्रिस्टल का, निकल क्रिस्टल, ठीक है। और निकल नहीं होता, वो निकिल होता है मेरे हिसाब से, है ना, देख लेना आपके साथ, समझ गया, निकल। अब निकल क्रिस्टल का हमने एक दीवार बनाई है मोटी सी। अब एक बात बताओ, एक बच्चा पूछता है मेरे से, गुरुजी एक बात बताओ, आपने निकल का ही यहाँ पे दीवार क्यों बनाई, या फिर जो आपने ये यहाँ पे बाउंड्री बनाई है, ये निकल की क्यों बनाई आपने। देखो निकल की इसलिए बनाई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो साइज होगी ना, इलेक्ट्रॉन की साइज, इलेक्ट्रॉन की साइज से भी छोटे पार्टिकल है यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ मान लो कि ये निकल क्रिस्टल है, इसको जूम करूं तो ये कैसे होगा, इस प्रकार के कुछ आपको पार्टिकल दिखेंगे ना अंदर की साइड में। अब सपोज करो निकल की जगह मैं कोई और ऐसी धातु ले लेता जिनके एटम्स के बीच में गैप ज्यादा होता, तो ये इलेक्ट्रॉन तो आर पार निकल जाता। अरे भैया बाउंड्री के आर पार निकल जाता ये तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे निकल क्रिस्टल का यूज किया है, जिसके बिटवीन जो एटम्स होंगे ना, उनके बिटवीन बिल्कुल भी गैप नहीं रहता, बहुत कम रहता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की साइज से छोटे गैप रहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन आएगा और टकराएगा, और जिधर जाएगा उसकी इच्छा रहेगी। बात क्लियर। तो अब देखना एक्सपेरिमेंट को ध्यान सुनना। देखो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, कण है। तो इन्होंने क्या करा, एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखो यहां पर ये बेरियम ऑक्साइड की रोड है, देखो अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो बेरियम ऑक्साइड, और हिंदी इंग्लिश मीडियम में तो कोई एक ही रहेगा, साफ सी बात है। बेरियम ऑक्साइड की जो रोड है ये ली, इसको वोल्टेज से कनेक्ट किया, बैटरी से कनेक्ट किया, और ये जो आपका एक बॉक्स दिख रहा है ना आपको इस प्रकार से, इस बॉक्स का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन गन है। मतलब जहां से आपका इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, निकलने के बाद S1 और S2 स्लिट से होता हुआ बिल्कुल सीधा जा रहा है। हालांकि अपना डायग्राम कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि जैसे इलेक्ट्रॉन ने दारू पी ली हो, जैसे देखो ऐसे ऐसे जा रहा है ऊपर नीचे, लेकिन ऐसा नहीं जाएगा, ये एकदम जाएगा स्ट्रेट ऐसे, मतलब दिखाना चाहता हूँ मैं, देखो ये मान लो स्ट्रेट तो नहीं बन पाएगा, बिल्कुल सीधा जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन आपका। अब इलेक्ट्रॉन सीधा गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सीधा जाकर आपके निकल क्रिस्टल पर टकरा गया। अब इनको हैरानी कब हुई, और इनका एक्सपेरिमेंट सफल कैसे हुआ, ध्यान सुनना। जैसे ही निकल क्रिस्टल पर टकराया, भाई साहब ये तो मतलब एंगल है ना, एंगल लगभग 50 से 60 डिग्री के समथिंग में एंगल आया। अब ये मैं आपको एंगल बताऊंगा कि फिक्स कितना था एग्जैक्ट, एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकाल के बताएंगे। तो इन्होंने क्या देखा कि यार जैसे निकल क्रिस्टल टकराया, टकराने के बाद ये तो लगभग 50 डिग्री से ऊपर की कोण के ऊपर वापिस से रिफ्लेक्ट हो गया, परावर्तित हो गया। अब एक मेरी बात सुना, ध्यान से सुनना। आपकी वेव होती है, आपकी तरंग होती है, जैसे मान लो कि यहां पर आई और आने के बाद में लगभग इतने ही एंगल से वापस निकल जाती है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक वेव की प्रॉपर्टी है, तरंग की प्रॉपर्टी है। और यहां पर आप देख सकते हो करिश्मा हो गया कि इलेक्ट्रॉन जो एक पार्टिकल है, एक कण है, वो वेव की तरह काम कर रहा है। तो वे फटाफट क्या है, डेविसन जर्मन ने डी ब्रोगली को मैसेज किया कि भाई साहब आपने जो बातें फेंकी थी उसको हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया, और आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया। तो फिर भैया फटाफट से डी ब्रोगली ने कहा यार ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो आ जाओ मेरी तरफ से पार्टी यार तुमको। तो डेविसन जर्मर की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि मतलब छोटी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। मतलब अगर देखा जाए ना, तो 12th लेवल पर आप क्या सीख सकते हो नॉर्मली, कि भैया जो आपका पार्टिकल है वो वेवलेंथ, यानी कि जो तरंग दैर्घ्य है उसको भी ध्यान में रखते हुए
एक एज ए वेव, एज ए तरंग की तरह काम कर रहा है। अब आप खुद देख सकते हो डायग्राम के माध्यम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमने एक स्केल लगा रखा है। इस स्केल से स्केल क्या है, मान लो एक डिटेक्टर है यहाँ पे, जिससे पता चल जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ भी गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है। ऐसे थोड़ी है कि आपको एक्सपेरिमेंट इधर कर रहे हैं, इधर ये दीवार बना रखी है और ये टकरा के इधर चला गया तो अपन को दिख जाएगा, ऐसे थोड़ी। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है, इसलिए क्या करना पड़ेगा भैया, आपको डिटेक्टर लगाना पड़ेगा वहां पे, एक संसूचक लगाना पड़ेगा जिससे कि आपको पता चल जाए, ठीक है। और यहाँ पे ये मतलब एक तरीके से स्केल भी था और इसके अंदर डिटेक्टर भी है, संसूचक भी है, ठीक है। डिटेक्टर भी है भैया, लिख लेना आप। और ये स्केल क्यों बनाया है भाई, कितने एंगल पे बनाया है, कौन से डिग्री पे क्या है, मतलब आके टकराया है, उसके लिए यहाँ पे एक स्केल भी इन्होंने बना रखा है। चलो भाई, तो प्यारे बच्चों बताओ कोई दिक्कत है आपको? अरे कोई दिक्कत है आपको? नहीं है ना? बात क्लियर। तो ये आपका है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। बताओ कोई दिक्कत? अब इसके अंदर आप थ्योरी लिखोगे ना, थ्योरी, तो क्या लिखोगे, देखो सुनो, इसमें कुछ भी नहीं है। आप एक बार डायग्राम बनाओ, उसके बाद में उसकी थ्योरी लिखवाना सिखाता हूं मैं आपको, कैसे लिखनी पड़ेगी थ्योरी, है ना, ठीक है। और आपके मन में कोई सवाल, मतलब सवाल जवाब डाउट ऐसे कुछ चलते रहते हैं, मान लो आपके मन में, तुरंत कमेंट कर दो, मैं बैठा हूं उसका जवाब देने के लिए। हाँ भाई, तो बढ़िया तरीके से आपने डायग्राम बनाया होगा। मैंने थोड़ा सा क्या है, देखो रफली डायग्राम बनाया है, आप थोड़ा अच्छा बना के आना एग्जाम के अंदर, जितना अच्छा बना के आओगे उतना अच्छा एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। चलो भाई, आगे चले अपन। अब देखो थोड़ी बहुत मैं अब इसकी थ्योरी कैसे लिखनी है वो बताता हूँ आपको। तो जो बच्चे चाहते हैं कि गुरुजी थ्योरी हमें कैसे लिखनी है, तो वो मैं बता दूंगा आपको। और बाकी जिन बच्चों को चाहिए कि गुरुजी थ्योरी हमको रेडीमेड चाहिए, भाई कई बच्चे होते हैं ना कि जिनको कपड़े सिलवाने होते हैं और कहीं रेडीमेड चाहिए होता है, तो रेडीमेड भी मिल जाएंगे, लेकिन यूनिट कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन पर ही आ जाएगा भैया रेडीमेड कपड़ा, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ से देख लेना, बाकी अभी आप बनाना चाहते हो नोट तो बना लो। मैं क्या कह रहा हूँ, अभी आप क्या है, आपको लग रहा है ऐसा कि भैया मतलब थोड़ा सा आपको और लग रहा होगा कि यार थ्योरी नहीं लिखवा रहे सर,
जब आप एग्जाम दे के आओगे ना एग्जाम सेंटर में, तो आप खुद को खुद बोलोगे कि सर जो आपने थ्योरी नहीं लिखवाई ना, उससे हमारे कितने मतलब कम पेज भरे थे और हमें जल्दी रिवीजन भी करने में आसानी हो गई। नहीं तो आप देखोगे 200 पेज में 1 यूनिट, तो बच्चा वैसे देखेगा घबरा जाएगा, यार 200 पेज में 1 यूनिट कैसे होगी। शॉर्ट नोट्स एक इतनी बड़ी चीज है ना, 30 पेज या 25 पेज के अंदर आपकी 1 यूनिट खत्म कर सकती है और कंप्लीट मैटर भी कवर करवाएगी। एक बात बताओ, मेरी बात सुन लेना आप एक बार। अब सपोज करो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट 100% है ना, ये डायग्राम जो है ना, ये डायग्राम अकेला अकेला कम से कम 60 से 70% कवर करता है। बताओ, अगर डायग्राम आपको आता है, कौन कौन से यहाँ पे इक्विपमेंट उपकरण काम में लिए गए हैं सब कुछ पता है आपको, इलेक्ट्रॉन गन काम में ली हुई है, ये रोड काम में ली हुई है, ये स्लिट है, ये आपका निकल क्रिस्टल हो गया, ये आपका डिटेक्टर हो गया, ये आपका स्केल हो गया, जितने भी सारे इक्विपमेंट हैं सभी का आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हो ना। तो मुझे बताओ 100 में से 60 से 70% या 80% जो है ना, आपको ये डायग्राम मैंने बना दिया ना, तो डायग्राम से देख के लिख सकते हो आप। बताओ अब थ्योरी की कहाँ रिक्वायरमेंट रह गई। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी अच्छी थ्योरी लिख के आओगे ना, उतने अच्छे नंबर मिले ना मिले ये कुछ जरूरी नहीं है, बात फैक्ट है। ठीक है, चलो, तो मैं अब थोड़ा बहुत बता भी देता हूँ मैं थ्योरी लिखनी कैसी है। चलो अब आगे चलते हैं। और कईयों को लगता भी होगा कि गुरुजी पढ़ाते कम है, ज्ञान ज्यादा देते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ज्ञान तो बिल्कुल नहीं देता, जो रियल फैक्ट होती है ना, बातें जो आप यूज नहीं करते उनको, वो बातें हैं ये। ठीक है, फिजिक्स को इंटरेस्ट इंटरेस्ट फिजिक्स में बच्चे कहते हैं ना कि हमें तपाव लगती है, इंटरेस्ट तब क्रिएट होगा, थ्योरी को माइंड से हटाओ, लॉजिक को अंदर लेके आओ। चलो अब देखना, यहां पे पहली बात आप क्या लिखोगे, जैसे मैंने लिखा भाई डेविसन जर्मर, हमारे पास में एक साइंटिस्ट है डेविसन, वह भाई दोनों को बुलाया चाय पे, तो दोनों के नाम लिखो डेविसन जर्मर। आप लिखोगे पहले बात तो थोड़ा बहुत ऐसे लिख देना कि भैया हमारे पास में ये एक पार्टिकल है। ठीक है, एक पार्टिकल है और पार्टिकल सिंपल पार्टिकल के तौर पर काम करता है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि वेव के बारे में पता चला, फिर दोनों जो प्रॉपर्टी हैं वो भी शो करने लग गया। ठीक है, तो इसके बारे में डी ब्रोगली ने सही तरीके से नहीं बताया। डी ब्रोगली ने तो केवल ये बता दिया था कि जो पार्टिकल आपका है वो 2 तरीके से काम करेगा, उसने फॉर्मूला दे दिया था। ये सारी बातें आप लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रो के अंदर कहते हैं ना अपन इंट्रो, उस इंट्रो के अंदर ये सारी बातें आप चिपका दो। ठीक है, उसके बाद में फिर आप बनाओ डायग्राम। ठीक है, उसके बाद में बनाओ आप दूसरे नंबर पे चित्र, डायग्राम बना दो। डायग्राम बनाने के बाद कंप्लीट, फिर उस डायग्राम के नीचे जो जो पॉइंट थे, पहला पॉइंट था आपका जैसे इलेक्ट्रॉन गन है, तो इलेक्ट्रॉन गन के बारे में बता दिया। दूसरे नंबर पे था कि जो हमारे पास में निकल क्रिस्टल है, उस निकल क्रिस्टल के बारे में आपने बता दिया। ठीक है, फिर तीसरे नंबर पे आता है जो आपका इलेक्ट्रॉन संसूचक था, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, इंग्लिश मीडियम वाले कहीं कंफ्यूज हो जाएं कि संसूचक क्या आ गया भैया, इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन गन हो गई, निकल क्रिस्टल हो गया, इनके बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको, इंटरेस्टिंग नोट करके, जो बातें आपको लिख के आनी है एग्जाम में थोड़ा अलग अलग करके। निकल क्रिस्टल जो है ना, उसमें जो मैं कह रहा था ना, ये आपके ये जो एटम्स होते हैं, इनके एटम्स के बीच में बहुत कम गैप होता है। तो यहाँ पे बताऊं, इनके जो बीच में गैप होता है ना, वो गैप होता है 2.15 एंगस्ट्रम। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है बताओ, कोई बता सकता है? 10⁻⁻10 मीटर। -10 मीटर, तो सोचो कितनी छोटी जगह है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में एक नहीं है, 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, देख लो आप। तो इलेक्ट्रॉन से भी छोटे गैप है इनके बीच में। और क्यों लिया गया था, अभी निकल क्रिस्टल में क्या लिखना है, इसीलिए लिखना है कि भैया ये देखो, मेरी बात सुनो, सबसे प्रमुख जो मतलब एक्सपेरिमेंट था ना, जैसे मान लो कि भाई एक्सपेरिमेंट तो मैंने बता दिया, लेकिन जैसे ही आपका जो इलेक्ट्रॉन आया था ना टकराने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन आर पार ना निकल जाए। ठीक है, और एक आपने वर्ड सुना होगा विवर्तन, डिफ्रैक्शन जिसको अपन बोलते हैं, प्रकाश का विवर्तन,
डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यहाँ पे काम में ले रहे, डिफ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल काम में ले रहे हैं। कण का विवर्तन, तो कण का विवर्तन तभी हो पाएगा जब यहाँ पे एटम्स के बीच में गैप जो है बहुत कम होगा, इसलिए इसने अपने क्या लिया था, निकल क्रिस्टल को लिया था। तो आप लिख सकते हो कि निकल क्रिस्टल जो है इसलिए यूज करते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल था उसका विवर्तन, उसका डिफ्रेक्शन पॉसिबल हो पाता। और हम बता सकते हैं कि इनके बीच में जो गैप था वो कितना था, 2.15 एंगस्ट्रॉम था। ठीक है, जो कि बहुत कम होता है। बस इतना लिखना है इसमें, और क्या लिखना है। तो पहले आपने इंट्रो दे दिया, इंट्रो देने के बाद डायग्राम बना दिया सेकंड नंबर पे। फिर तीसरे नंबर पे आपने 1 2 3 पॉइंट लिख दिया, तीनों पॉइंटों में 2 2 3 3 लाइन लिख दी। तो 3 पॉइंट तो ये हो गए। चौथा पॉइंट आता है इसका मैथमेटिकल एनालिसिस, गणितीय गणना। अब गणितीय गणना जो है वो कैसे करेंगे वो चलते हैं आगे। भैया एक बात बताओ, 3 नंबर में सवाल आता है। अब 3 नंबर का सवाल देखो, टुकड़ों में डिवाइड कर दो। 1 नंबर डायग्राम का हो गया, ठीक है। 1 नंबर ये जो पॉइंट आपके थे ना इलेक्ट्रॉनिकल के, 1 नंबर इसका हो गया। और 1 नंबर आपका किसका हो गया, मैथमेटिकल एनालिसिस का, गणितीय गणना का। अब आप सोच रहे हो गुरुजी इंट्रो तो बताया नहीं है। अरे वो तो क्या है, वो तो मतलब खूबसूरती बढ़ाने के लिए है इंट्रो तो। ठीक है, चलो। आपने नाम सुना होगा हिंदी में अलंकार, जो वाक्य के सुंदरता को बढ़ा दे उसे अलंकार कहते हैं। तो बस ये अलंकार है यहाँ पे। चलो, अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कह रहे हैं गुरुजी अलंकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अरे भैया हिंदी भी इंग्लिश में दे के आए थे क्या पेपर, हिंदी का पेपर भी इंग्लिश में दे के आए थे क्या आप एग्जाम के अंदर, वो तो हिंदी में दे के आए थे ना। तो अलंकार भी पढ़ा होगा आपने, ऐसी बात नहीं है। चलो भैया, अब करते हैं चुपचाप बिना टाइम वेस्ट करे इसका एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक बात बताऊं आपको, जैसे मान लो डायग्राम आपने बनाया था, तो डायग्राम बनाने के बाद भाई तीसरा पॉइंट आपने इलेक्ट्रॉन गन और वो लिखी थी ना, तो इलेक्ट्रॉन गन जो है ना, वहां पर आप एक स्पेशल पॉइंट भी डाल सकते हो, क्रियाविधि। क्रियाविधि वर्किंग, उसकी वर्किंग क्या होगी, उसकी वर्किंग क्या होगी। तो वर्किंग के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल, सब आप बता सकते हो, उसकी वर्किंग ही होती है वो, है ना। अब आता है अपना फोर्थ पॉइंट है वो मैथमेटिकल एनालिसिस, वो कर लेते हैं भैया फटाफट से, सुनो ध्यान सुनना। अब मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने आपसे प्यार और प्रेम से एक बात कही थी, बताओ क्या बात कही थी। देखो ये आपका जो बेरियम ऑक्साइड का जो आपने एक रोड लिया था जिसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। अब इस बेरियम ऑक्साइड से जब इलेक्ट्रॉन निकल रहा था ना, तो यहां पर भी क्या है कि वोल्टेज के ऊपर इलेक्ट्रॉन डिपेंड था, कि जितने ज्यादा वोल्टेज होगी या फिर कम वोल्टेज होगी, उतने एंगल पे है आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था। तो देखो, जब हमने 40 वोल्ट रखी, मतलब 40 वोल्ट पर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस प्रकार से टकरा कर मतलब निकला था, इस प्रकार से। मतलब आपकी इलेक्ट्रॉन की जो मतलब कहते हैं ना मोमेंट कहते हैं, वो इतना था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो हमारे पास में, और ये जो ग्राफ अपन किसके लिए शो कर रहे हैं पता है आपको, ये आपका निकल क्रिस्टल था। और निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद जो आपका ये इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद इधर गया था ना, तो ये इधर गया था। तो स्टार्टिंग में जब 40 वोल्ट था तो ये इस प्रकार नहीं आया था, ये थोड़ा नीचे की तरफ था। तो बस वो शो कर रहे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज आते हैं छोटी छोटी बातों पे, हमने बता दिया है। ठीक है बच्चा, चलो आगे चलते हैं। अब सेकंड जो हमारे पास में एक और वोल्टेज आता है 44 वोल्ट। ठीक है, इस पर जो आपका इलेक्ट्रॉन है ना वो कुछ इस प्रकार से ग्राफ में शो करते हैं, इस प्रकार से अपन। उसके बाद आता है अपना एक 48 वोल्ट आता है, जिसमें आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से आता है, जैसे मान लो ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। उसके बाद ये जो आपका 54 वोल्ट है ना, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। 54 वोल्ट पे सबसे ज्यादा, मतलब जैसे मान लो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, मतलब इस प्रकार मूवमेंट हुआ था ना ये, तो ये सबसे ज्यादा। जैसे मान लो ये आपका निकल क्रिस्टल था, ये यहां से टकराया, और टकराने के बाद सबसे ज्यादा जो मतलब घूमा था वो इस जगह 54 वोल्ट पर घूमा था। फिर उसके बाद से वापस जब आप वोल्टेज का मान बढ़ाओगे, 60 कर दोगे, तो फिर वापस से जो गैप वो कम हो जाएगा। फिर उसके बाद करोगे तो फिर वापस थोड़ा और गैप कम हो गया। तो ये वाली कहानी है।
तो ये बीच में मतलब ये जो आपको ये गड्ढा सा शो हो रहा है ना, गड्ढा सा, यही शो कर रहा है कि मतलब कितना क्या घूमा था आपका इलेक्ट्रॉन निकल क्रिस्टल से टकराने के बाद। और ये बताओ, और इसके अलावा क्या ग्राफ हो सकता है, ये हो सकता है ना। चलो, ग्राफ समझ में आया आपको? तो ग्राफ फटाफट बना लो। पूछ लेता है आपसे एक नंबर में कि भैया डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में इलेक्ट्रॉन के 60 वोल्ट के लिए डायग्राम बनाओ, ठीक है, और 64 वोल्ट के लिए डायग्राम बनाओ। गलती से मान लो आपसे 65 के लिए पूछ लिया, 63 के लिए पूछ लिया, अरे तो अप्रोक्स बना दो ना आसपास, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ये 54 वाला ध्यान रखना, इसमें थोड़ा गड्ढा ज्यादा बना देना आप, ठीक है। चलो भाई, तो इसको उतार लो फटाफट से, उतार लिया होगा वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, और साथ के साथ ही बना लेते हैं वैसे बच्चे यार, मुझे पता है, ठीक है। तो मैं आगे चलूंगा। अब इसका जो मैथमेटिकल प्रूफ है ना उसके ऊपर चलते हैं, मतलब ये उसके अंदर ही है, देखा जाए तो ये डायग्राम उसी के अंदर है, मैथमेटिकल प्रूफ के अंदर ही है। चलो भाई, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। देखो भाई, ध्यान से सुनने की कोशिश करना भैया, प्रेम पूर्वक पूरा समझाएंगे एक एक चीज को। देखो, सबसे पहले यहाँ पर अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। देखो भैया, मैं आपको प्रेम पूर्वक बता दूं, ये आपका है निकल क्रिस्टल, जो था ना निकल क्रिस्टल आपने लिया था। अब आप कह रहे हो गुरुजी निकल क्रिस्टल के बीच में तो इतना गैप नहीं था। अरे मैंने मैक्सिमम जूम कर दिया, जितना जूम हो सकता है ना उतना जूम कर दिया मैंने, ठीक है। और आपको पता है और ये हमारे पास में क्रिस्टल है, और दूसरा जो क्रिस्टल है इधर है हमारे पास में, मतलब ये आपके क्रिस्टल है। और आपको पता है दोनों क्रिस्टल के बीच की दूरी कितनी थी, अभी मैंने बताई थी ना आपको, वे दोनों पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस आएगा आपका, वो आएगा 2.15 एंगस्ट्रम। ये आपकी क्या है, डी है, मतलब इनके बीच की विड्थ लंबाई या फिर चौड़ाई कह लो, बात बराबर ही है। अब क्या हुआ था, आपका जो इलेक्ट्रॉन का जो बीम है वो आया था, और आने के बाद चला गया, या फिर और क्या करें। ये इलेक्ट्रॉन का जो बीम है, इलेक्ट्रॉन का जो पुंज है वो आया और चला गया, विवर्तन हो गया, इसका डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, देखो पूरी कहानी हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। ये आपका मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, एक अभिलंब डाल दिया, ठीक है। नीचे की तरफ भी मैंने इसको शो कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद देखो क्या हुआ, और ये जो मैंने इधर गई लाइन है इसको भी मैंने पीछे बढ़ा दिया, और भी अच्छी बात है, ठीक है। इनके बीच में जो ये एंगल बना है ना, एंगल, ये जो एंगल बना है, देखो ये आपका इंसिडेंट था, तो ये तो हमारे पास में कितना हो गया, थीटा एंगल हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास था, तो ये वाला एंगल भी आप कितना हो गया, थीटा हो गया। या आस जैसे ये थीटा है, तो सेम एंगल इधर बन रहा है, तो ये भी थीटा ही होगा। आपने नियम तो पढ़े ही होंगे। अरे भैया नियम पढ़े कि नहीं पढ़े आपने, पढ़े है ना। तो ये हमारे पास थीटा है, ये भी हमारे पास थीटा है, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये हमारे पास में ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये एंगल सुनना ध्यान से, ये जो एंगल बनेगा ना, इसको मैं देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान सुनना। ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को मैंने पीछे नहीं किया, ये बीच में मैंने एक अलग से लाइन डाली है। ये जो लाइन यहाँ पे है ना, ये वाली लाइन बीच में मैंने अलग से डाली है इधर, इस प्रकार। डायग्राम ध्यान से समझ लेना भैया, ठीक है। ये आपका जो पूरा एंगल है ना, पूरा एंगल, ये आपका पूरा एंगल जो निकल के आता है इसको कहते हैं अपन फाई। और ये जो छोटा एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला, इसके कहेंगे अपन 5/2, ठीक है। और ये हमारे पास इधर जो एंगल निकल के आएगा सामने वाला, अगर ये 5/2 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 5/2। अब बच्चे कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए कि जो एंगल वाली कहानी है हमें समझ में नहीं आई, दोबारा समझाते हैं आपको। थोड़ा ध्यान से पेशेंस समझने की कोशिश करना। ये आपकी लाइट बीम आई, तो इस लाइट बीम को हम जाने नहीं दे रहे, पहले जाने से पहले जो काम हो उसको बता देते हैं पहले। लाइट बीम आएगी, टकराएगी, तो ये हमारे पास थीटा एंगल बन गया। अब शाम मतलब शाम वाली बात नहीं, सीधी सी बात है, ये जो एंगल होगा इसके करस्पॉन्डिंग दूसरा वाला ये भी थीटा होगा, भाई दोनों सेम ही तो है देखो, तो ये थीटा ये भी थीटा, ठीक है। फिर हमने इस बीम को जाने दिया, चला गया। फिर बीच में एक परपेंडिकुलर खींच दिया,
फिर बीच में हमने एक लाइन ऐसे बना दी, नॉर्मली मान लो ये ऐसे बना दी, ठीक है, जो कि मतलब एक तरीके देखा जाए तो इक्वल मतलब डिवाइड कर रही है। जैसे मान लो ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में एक परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर और यहाँ पे ये जो आपकी रिफ्लेक्टेड, मतलब आप पार्टिकल बोल दो या फिर वेव बोल दो, बात बराबर ही है। रिफ्लेक्टेड नहीं, डिफ्रेक्शन वाली लाइट बोलो इसको, विवर्तन वाली लाइट। तो ये जो बीच में लाइट गई है फिर आपका इलेक्ट्रॉन गया है, उसको बराबर दो भागों में बांट रही है। तो ये हमारे पास मान लो कि टोटल 5 था, मतलब ये परपेंडिकुलर से लेकर ये वाले जो कंप्लीट एंगल है इसको माना हमने 5 मान लिया। और ऐसा मत सोचना कि गुरुजी ये 5/2 कैसे कर दिया, अरे हमने माना है 5। अब जब मान लिया तो बीच में से हमने उसको बराबर हिस्सों में बांट दिया, तो कितना आएगा, 5/2 तो आएगा। अरे समझे नहीं आप, देखो सुनो मेरी बात, डायग्राम आपके दिमाग में बैठा नहीं है। देखो बात क्या हुई थी, जैसे ये हमारे पास में आया चला गया, ये बीच में बना आपका परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना, मैंने इस पूरे को क्या माना, पाई मान लिया। और जैसे मैंने क्या करा, फिर बीच में से एक लाइन खींची इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार मैंने एक लाइन बना दी, लाइन बना दी। तो आपको पता है ये अगर लाइन बनेगी तो इसको बराबर भागों में बांट रही, ये 5 पूरा है तो आधा कितना होगा, 5/2 होगा। और 5/2 के सामने वाला एंगल कितना होगा, वही 5/2 ही होगा। बताओ इसमें कोई समस्या है। तो एंगल इस प्रकार डिफाइन किया हुआ है। बाकी जो यहाँ पे डी है वो सब कुछ आपको समझ में आ गया। अरे एक्सपेर मतलब जो कैलकुलेशन है ना वो तो इतने में से आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायग्राम आप देख लो, डायग्राम कैसा बना है, ठीक है। चित्र मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गए, एक एक पॉइंट को समझो यार। जहां से आपका इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, फिर एंगल देख लो, फिर गएगा जाएगा वो देख लो, उसके बाद में आपका जो यहाँ पर अपन ने परपेंडिकुलर डाला, फिर टोटल जो एंगल था 5 था, उसके बीच में हमने एक लाइन डाल दी, उसको आधे भागों में बांट दिया, तो वो 5/2, ये भी 5/2। बताओ अब क्या है इसके अंदर, पूरे एंगल जो है कंप्लीट आपको समझ में आ गए एकदम इजी तरीके से। चलो अब अपन थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो भैया, जैसे हम आगे गए तो यहां पर हमारे पास में जैसे मान लो ये है, अब ये हमारे पास में एंगल है थीटा, ठीक है, ये हमारे पास कितना एंगल है, थीटा एंगल है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं थीटा एंगल की वैल्यू को निकालने की, सुनना ध्यान से, बिल्कुल तरीके से सुनना। अब यहां पर आप ध्यान से देखना, ये आपकी एक मतलब ये आपका निकल क्रिस्टल वाली लाइन है ना, ठीक है, और ये आपकी ये वाली लाइन है, जो नीचे वाली लाइन बना रहा हूं मैं, ये कितना है आपका, थीटा है। और ये कितना है आपका बगल वाला, 5/2। अरे भैया यहाँ पे दो हैं, एक तो थीटा है और एक क्या है, 5। इसका ध्यान रखना, ये तो थीटा है, ये तो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास थीटा है भैया, ये 5 नहीं है, इसको थीटा बनाओ। ये आपका थीटा है और ये आपका 5/2 है। अरे देख लो डायग्राम में भैया, ये तो थीटा है और 5/2 के सामने वाला क्या है, 5/2 है। अब मुझे बताओ ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, भैया ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, ये पूरा एंगल बन रहा है 90 का। तो अगर मैं कहूं यहाँ पे थीटा प्लस में 5/2 तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। समझदार बच्चे हो भैया आप तो। अगर मुझे यहाँ से थीटा चाहिए हो तो मैं क्या करूँगा, 90 माइनस का 5/2। बताओ समस्या किसी को नहीं होगी भैया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, मुझे बताओ कि वो एंगल कौन सा था जहां पर आपका मैक्सिमम डिफ्रैक्शन हुआ था, 54, ठीक है। लेकिन भैया 54 इन्होंने नहीं लिया, कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो 5 एंगल है ना उसको लिया 50 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा बराबर यहाँ पे मैंने रखा 90 माइनस का 50/2। तो ये मेरे पास थीटा कितना आ गया, 65। अब आप में से कई बच्चे भी कहेंगे गुरुजी 54 क्यों नहीं लिया। देखो उसमें मेरे मतलब मैंने कुछ भी नहीं करा, जो डेविसन जर्मन में एक्सपेरिमेंट किया था, डेविसन जर्मन ने यूज करा एंगल, उसको मैंने लिख दिया आपके सामने। और हमें बताया भी गया कि 54 पे सबसे बड़ा डिफ्रेक्शन आया, लेकिन फिर भी उसको नहीं लिया। अब नहीं लिया तो मैं उसमें कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपल ये जो कैलकुलेशन हो रही है ये आपको समझ में आ गई। मतलब कुल मिला के बात है कि थीटा का मान हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 65 डिग्री, ठीक है। डायग्राम समझ में आया, बिल्कुल आराम से डायग्राम को बनाओ पहले तो, ठीक है, डायग्राम को बनाओ
और डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद, डायग्राम बनाने के बाद इतना लिख लो ये वाला पोर्शन, उसके बाद फिर आगे करवाते। डायग्राम बना दो, फिर डायग्राम बनाने के बाद फिर ये लिखवाते। आराम से बनाना डायग्राम, ये पूरा डायग्राम बना लो। बनाने के बाद उसके बाद ये नीचे ये बना लेना, बनाओ तो, नहीं फिर ये वाला तो बना ही लेना कि भाई ये हमारे पास थीटा का मान कैसे आया है। ठीक है, फटाफट बनाओ फिर आगे चलते हैं। हाँ भाई, डायग्राम बना लिया आपने। अरे ऐसा तो नहीं है कि नींद आ रही हो, मान लो 1 घंटे क्लास हो गई, तप रहे हो आप सारे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि पीछे पढ़ने छुट्टी कर ली, काफी आराम कर रहे हो आप काफी दिनों से, वो तो नहीं दिख रहा आपको। लेकिन अब 1 घंटे से ऊपर क्लास चली गई तो आप, अरे गुरुजी अब तप गए। अब ये टॉपिक कंप्लीट होगा तभी क्लास खत्म होगी, और फिर शाम को 8 बजे भी क्लास होगी, अगर आपको लेनी है तो ले लेना। ठीक है, मैं तो लूंगा क्लास। चलो भैया, अब मेरी बात को सुनो ध्यान से। अब देखो मैं थोड़ा आगे चलता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे चलता हूँ। हाँ भाई, 8 बजे फिर भी क्लास होगी, वापस होगी क्लास। ठीक है, सुनो भाई ध्यान से। अब इसका कंप्लीट जो मैथमेटिकल सॉल्यूशन है ना, वो आपके सामने 1 मिनट के अंदर देखो, सुनो। अभी हमने यहाँ पर एंगल जो निकाला था वो कितना था हमारे पास में, 65 डिग्री। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर, आप ध्यान से देखना कि जो डायग्राम बन रहा था, सुनो ध्यान से, आपका एक डायग्राम बन रहा था, वो डायग्राम कौन सा है। तो देखो यहाँ पे थीटा बराबर कितना है, 65 डिग्री। अब सुनना,
आपको मैंने एक डायग्राम बनाया था, देखो ये आपका निकल क्रिस्टल है और नीचे की तरफ देखो ये हमारे पास में जैसे एक तो ये लाइन थी और एक ये लाइन थी, है ना। और यहाँ पे ये 5/2 था अपना और ये अपना थीटा था। तो ये हमारे पास मान लो कि एक पॉइंट है, ये अपना ए है, ये पॉइंट, ये अपना बी है, ये मान लो सी है और ये आपका एक, ठीक है, ये आपका त्रिभुज बन गया। ठीक है, ए बी सी, ये आपका क्या बन गया, एक मतलब वो बन गया, मतलब एक त्रिभुज बन गया। ठीक है, चलो भैया, अब त्रिभुज बन गया ना। अब इस त्रिभुज के अंदर मैंने क्या किया, ए बी सी त्रिभुज के अंदर मैंने क्या किया, टेन थीटा अप्लाई कर दिया, ए सी बी। अब यहां पे मैंने टेन 5/2 इज इक्वल टू, अब आपको पता ही होगा एल ए एल बटे के ए, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब आपको पता है साइन कोस टेन, अब एल अपन ए क्या होता है भैया, टेन थीटा होता है, तो लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार, तो यहां पर क्या होगा देखो, एल हमारे पास में क्या होगा यहाँ पे ए बी, अपॉन में बेस जो है हमारे पास में वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास में ये वाला। जैसे मान लो, सुनो मेरी बात, यहां पर अपन किस प्रकार चेक करते हैं कि बेस कौन सा है या फिर वो कौन सा है, देखो ध्यान सुनना। जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एंगल है ना, तो ये 5/2 मेरे पास एंगल हो गया। अब आपको पता है यहां पर अपन को एल से काम है, ठीक है, और एक हमारे पास में बेस जो आधार है उससे काम है अपन। ठीक है, तो यहां पे ध्यान सुनना, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है एसी वाला पार्ट, एसी वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये इस एंगल का मतलब ये जो हमारे पास में त्रिभुज है ना, इसका बेस है। अब आप कह रहे हो गुरुजी ये तो थोड़ा सा मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या चक्कर है, यहाँ पे थोड़ा समझ में हमें कम आ रहा है। अब ध्यान सुनना, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में एंगल निकल के आया, ये आपका जो है ये मतलब सीधा है। जैसे मान लो ये कैसा है, इस प्रकार से है, ये ऐसे है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस प्रकार है, तो ध्यान सुनना, ये है 90 डिग्री, ये जो एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आधार, बेस जिसको बोलते हैं, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लंब बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या थोड़ा मैंने तिरछा बना दिया ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर ये क्या है। तो यहाँ पे 90 के सामने वाला क्या हो गया आपका हाइपोटेनियस कर्ण, और ये वाला लंब हो गया और ये वाला आधार हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो थोड़ा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका बी सी और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास में ए सी। ठीक है, तो ये हमारे पास में बी सी है, तो इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, याद करो, मतलब हमारे पास जैसे ये आपका निकल क्रिस्टल है और ये दूसरा निकल क्रिस्टल, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने मेजर करी मान लो कैपिटल डी से। ठीक है, कैपिटल डी से थोड़ी करी थी इसको मेजरमेंट, इसको करा था हमने स्मॉल डी से। ठीक है, स्मॉल डी से करा था। तो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो आपका एसी है ना, एसी यहाँ पर ये जो बीच में एसी है, इसको तो हमने शो करा था स्मॉल डी से, और ये जो बीच में डिस्टेंस आएगी ना उसको करेंगे कैपिटल डी से शो करेंगे अपन। ठीक है, और यहाँ पर एक छोटी सी बात ध्यान रखना, कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पर ये स्मॉल डी क्या है और यहाँ पर ये कैपिटल डी क्या है, ये थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आया। तो ध्यान से सुनना, जो उनके बीच में बिटवीन जो डिस्टेंस आपकी है, ठीक है, जो डिस्टेंस थी, ये आपका निकल क्रिस्टल है, ये आपका निकल क्रिस्टल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो है आपकी स्मॉल डी, जो कितनी थी 2.15। ठीक है, लेकिन मैंने वहां पे क्या कहा था आपको, इस प्रकार देखो निकल क्रिस्टल जो है ना, ये बीच में अपन ने गैप बनाया था, तो ये बीच में जो गैप है ना इसको मैंने कैपिटल डी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, कैपिटल डी नाम दे दिया। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो ना, आपने वहां पर शायद मेरे हिसाब से इस वाली वैल्यू को मैंने आपको कैपिटल डी बताया, मतलब स्मॉल डी बता दिया था मेरे हिसाब से, है ना। तो वो मत करना, स्मॉल डी नहीं आएगा, स्मॉल डी है हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी। ठीक है, और ये जो हमारे पास में ये डिस्टेंस है ये कैपिटल डी वाली है। तो बस इतना है, बाकी और कुछ दिक्कत नहीं है। अब सुनना, अब क्या हुआ कि ये हमारे पास में टोटल फॉर्मूला क्या बन गया, tan 5/2 इज इक्वल टू कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। अब ये कैसा आया था, आपको पता है tan का फॉर्मूला लगाया,
क्या होता है एल अपन में ए, एल क्या है मतलब ए क्या है वो सब आपने देख लिया ट्रायंगल के अंदर और यहाँ पे लिख दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखना, कैपिटल डी मेरे पास में इज इक्वल टू, कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में डी, और हमारे पास में क्या आ गया tan π/2 हमारे पास, ठीक है। लेकिन अब यहां पर ध्यान सुनना, एक कंडीशन, ये हमारे पास में 5/2 जो है, अगर ये बहुत छोटा है, स्मॉल है, बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये अपने पास में tan 5/2 है ना, ये अप्रोक्सीमेट पहुंच जाता है sin 5/2 की तरफ। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आप थर्ड ईयर में भी जो मैथमेटिक्स है वहां पर भी कई बार यूज लेंगे अपन, कि जो अगर एंगल बहुत छोटा होगा ना, और कहाँ लेंगे बताऊं आपको, डायनेमिक्स के अंदर, जब एंगल बहुत छोटा होगा तो वहां पर tan जो है ना वो साइन में चेंज हो जाता है। आप कहाँ सीखेंगे, डायनेमिक्स में सीखेंगे, आ जाओ थर्ड पेपर के अंदर मैथ में। तो ये हमारे पास में जो एंगल बन गया आपका, tan किस में चेंज होगा, साइन में चेंज होगा, तो d बराबर स्मॉल d और साइन 5/2 मेरे पास में निकल गया। और आपने फाई का जो मान है वो कितना माना था, 50 डिग्री माना था, तो यहाँ पे डी बराबर मान भी रख दो, कितना आ जाएगा, ये स्मॉल डी का मान कितना 2.15 मल्टीप्लाई में साइन 50/2, तो साइन 25 आ गया। और कंप्लीट जब आप सॉल्यूशन करोगे ना तो यहाँ पे आएगा कैपिटल डी बराबर, मेरे पास मान आ गया 0.91 एंगस्ट्रॉम। ये मेरे पास में कैपिटल डी मान आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, कैपिटल डी मेरे पास निकल के आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक इक्वेशन आती है ब्रेग इक्वेशन, हालांकि ये पूरा डेरिवेशन है ना, पूरा डेरिवेशन है, आपने 12th क्लास में भी याद करा होगा, और वहां पर भी आपने सुना होगा ब्रेग समीकरण के बारे में। और ब्रेग समीकरण आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो फिजिक्स के अंदर, सेकेंड ईयर की मैं बात करूं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ब्रेग इक्वेशन आप पढ़ के आ चुके हो। तो ब्रेग इक्वेशन क्या होती है, ध्यान देना, 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। अगर नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, न्यूक्लियर फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे थर्ड ईयर के अंदर भी ब्रेग इक्वेशन। तो 2d साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, ये होती है ब्रेग इक्वेशन। अब अगर मान लो सपोज करो यहाँ पर n बराबर 1 है, ठीक है, तो यहाँ पर पूरी वैल्यू जो है 2 मल्टीप्लाई कैपिटल डी का मान, ठीक है, 0.91 मल्टीप्लाई कितना है 10 के पावर माइनस का 10, क्यों, क्योंकि ये एंगस्ट्रम में वैल्यू है, ठीक है। मल्टीप्लाई में कितना आ गया हमारे पास में, मल्टीप्लाई में यहाँ पे किया साइन, और थीटा का मान आपको बताया हमने कितना निकाला था, थीटा का मान निकाला 65 डिग्री, जो कि स्टार्टिंग में निकाल लिया था, आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लैम्डा, और लैम्डा का मान कितना निकला फिर यहाँ पे, और इज इक्वल टू में क्या था, एन का मान 1 कर दिया, लैम्डा, लैम्डा का कितना मान आ गया हमारे पास 1.65 एंगस्ट्रम। अब ये किसके लिए आया है, इलेक्ट्रॉन के लिए। अब सबसे मजेदार जो बात है ना वो तो अब आएगी, प्यारे बच्चों मेरी बात को ध्यान सुनना, ये जो लैम्डा आपका है ना, लैम्डा, ये डी ब्रोगली ने बिना कोई एक्सपेरिमेंट करे, आपको अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि हमारे पास में इलेक्ट्रॉन के लैम्डा ई का मान कितना होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, ये निकलवाया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले। और v का मान आपने क्या रखा 54 मैक्सिमम, कितना रखा 54, तो यहाँ पे लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन में 54 रखोगे तो लगभग 1.67 वैल्यू निकल के आएगी, लगभग कितनी आएगी 1.67। और आप देख सकते हो कि डी ब्रोगली ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें भी वैल्यू कितनी आई है 1.64, जो कि बिना एक्सपेरिमेंट की वैल्यू है, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट से निकाला कि लैम्डा बराबर कितना आया 1.65 एंगस्ट्रॉम। तो अगर वैल्यू बराबर आ गई तो भी डेविएशन जर्मर को लग गया भैया कि जो वहां पे निकाला था वो वैल्यू सही है और अपनी भी सही है। तो ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन हो गया। एक बार मैं काम करता हूँ, इसका पूरा रिवाइज करा देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में कम आया मेरे हिसाब से, है ना। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से अगर पूरा डेरिवेशन निकालता हूँ, वहीं से इसका मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, मजेदार डेरिवेशन है। देखो सबसे पहले डायग्राम आता है आपका, डायग्राम आपने देख ही लिया है अच्छे तरीके से, देखो ठीक है। और डायग्राम को देखकर आपने देखा कि भैया ये 1 2 3 डायग्राम आप बना लो, थीटा का मान यहाँ से निकाल लिया अपन ने, कितना आ गया 65 आ गया, ठीक है 65 आ गया। उसके बाद
उसके बाद हमने क्या करा था, यहाँ पे ये कुछ डायग्राम बनाए थे। प्यारे बच्चों थोड़ा सा क्या है कि मैंने भी आपको कंफ्यूज कर दिया था। आप ध्यान देना, एक तो हो गया थीटा और एक हो गया वी। ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये वोल्टेज है। 54 वोल्टेज, 60 वोल्टेज, 64 वोल्टेज। तो यहाँ पे वोल्टेज है ना, वोल्टेज वो है 54 आपकी मैक्सिमम, जिस पर आपका जो एंगल है ना, एंगल वो मैक्सिमम घुमा था। ठीक है। और मैक्सिमम कितना घुमा था? 50 डिग्री। आपने देखा हो तो बीच में मैंने 50 डिग्री यूज लिया था। आप में से उसमें पूछ आप आपको पूछना चाहिए था कि भैया यहाँ पर 50 डिग्री क्यों यूज किया गया है। तो 50 इसलिए यूज किया गया है क्योंकि 54 वोल्ट पर मैक्सिमम जो घुमा है ना, वो 50 डिग्री घुमा है। देख लेना आप आराम से। उसके बाद डायग्राम बना लिया आपने। डायग्राम बनाने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे। ठीक है भाई, थोड़ा पीछे चलते हैं अपन। देखो ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये पूरा सॉल्यूशन है इसका। अब तरीके से देखा था अपन ने यहाँ पे। सिंपल, पहले हमने देखा कि अपना एक त्रिभुज है एसीबी। इसमें हमारे पास में क्या है, 10 π/2 लगाया मैंने। तो इसमें देखा कि हमारे पास जो बेस है वो कौन सा है और वो परपेंडिकुलर कौन सा है। तो दोनों को मान रख दिया। कैपिटल डी स्मॉल डी, समझ में आ गया आपको। ठीक है। उसके बाद आपने मान रखा। मान रखने कैपिटल डी का मान निकाला। कैपिटल डी के बाद हमने देखा कि ब्रेक इक्वेशन होती है 2d साइन थीटा बराबर एन लेमडा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, डी का मान आपके पास में है, साइन थीटा आपके पास में है, सब कुछ आपने मान रख दिया और यहाँ पे लेमडा बराबर आपने मान निकाल दिया। तो आपने कहा लेमडा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम आया है, जो कि लगभग बराबर किसके है, डी ब्रोगली की जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बराबर है। तो ये भी सही निकल गया इस तरीके से और ये भी सही निकल गया, दोनों आपस में प्रूफ हो गए। तो ये आपका डी ब्रोगली का कंप्लीट डेरिवेशन। बताओ। तो यहाँ तक लिख लो आराम से। ऊपर ऊपर का तो बना लिया होगा आपने, वैसे भी नहीं बनाया तो वीडियो को पीछे कर लेना और बाकी डेरिवेशन आराम से कर लो। चलो भाई, आज की क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं शाम को। और एक खुशखबरी और दे दूं, आपका जो एक पार्ट था ना, आपका एक पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। एक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, 4 नंबर का, या फिर आप कह सकते हो 6 नंबर का पोर्शन आपका कंप्लीट। अब इसके बाद इसका सेकंड पार्ट जो है ना, ऑपरेटर संकारक, वो पढ़ाएंगे अपन 8 बजे। ठीक है, चलो भाई।